नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक और एक बार फिर आपके साथ लेकर हाजिर हूं कुमार अभिषेक की खबरों के सिलसिले में हम बहुत सारी चीजों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जो नवरात्रि चल रही है उसकी आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माता का 5वां दिन है, मतलब पूजा की 5वीं तिथि है और हम सबों ने मिलकर माता का आशीर्वाद लिया कि सबके घर में सुख शांति और उन्नति रहे, सब विकास करे और सारी समस्याओं को माता हर ले इस नवरात्रि के दौरान और आने वाले समय में भी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। ये वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पॉलिटिक्स गर्मा गई है, खासतौर पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रुख है। तो सबसे ज्यादा आज विवाद इस बात पर हुआ जब वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 विधायकों को मनोनीत कर दिया जो विधानसभा में वोटिंग भी कर सकते हैं। जो नया कानून बना था जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 में, उस समय उपराज्यपाल को पावर था कि वो सिर्फ 2 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं और उनके पास सारे अधिकार रहेंगे विधायकों वाले, वो वोटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन 2023 में उस रूल में थोड़ा संशोधन किया गया और अभी उपराज्यपाल के पास 5 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार है, जो कि अलग अलग क्षेत्र से रहेंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे जुड़े हुए एक सदस्य भी शामिल इसमें होंगे। तो आज 5 विधायकों ने शपथ ले ली और इसमें महिलाओं की तादाद ही है। तो आपको ये पता इसलिए चलेगा कि विधानसभा की अभी नंबर ऑफ सीटें हैं 90। अगर 5 विधायकों को उपराज्यपाल ने मनोनीत कर दिया तो हो जाती है संख्या 95। ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा होगा वो 48 का होगा और अगर 90 विधानसभा की सीटें रहती तो उसमें बहुमत का आंकड़ा 46 का रहता। तो इस कैलकुलेशन को विपक्षी पार्टियां बीजेपी का एक हथकंडा बता रही हैं। कई लोग इसे कानूनी तौर पर अमान्य भी बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के मामले में ऐसे डिसीजन को सही साबित किया था और जो सरकार ने मनोनीत किया था, उपराज्यपाल ने मनोनीत किया था वहां के विधायकों को, उसको सही माना था। मद्रास हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना था। तो इस तरह देखना होगा कि कल जब रिजल्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वहां क्या स्थिति रहती है। पीडीपी हालांकि ज्यादा सीटें नहीं जीतने वाली, जैसा कि सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस की पार्टी का गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं एज उनके पक्ष में है, लेकिन वो सिर्फ कश्मीर घाटी में ज्यादा आपको दिखाई देगा, जबकि जम्मू की अधिकांश सीटों पर एग्जिट पोल के हिसाब से भी और जो पहले की परंपराएं चलती आ रही उसके हिसाब से बीजेपी आगे रहने वाली, ऐसा सबको अनुमान है। एक्चुअल में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। इसके लिए बस आपको कुछ ही घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि मतपेटियां खुलेंगी, यानी कि वोटिंग मशीन खुलेंगी, आपको सुबह 8 बजे के बाद से रुझान आने लगेंगे और दोपहर होते होते ये साफ हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है या कौन सा गठबंधन सरकार बनाती है और जो निर्दलीय विधायक अगर जीतते हैं तो उसका इसमें क्या रोल रहेगा। आज इंजीनियर रशीद ने कहा है कि सरकार का गठन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि सारे मामले क्लियर नहीं होते, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने इसे बीजेपी का हथकंडा बताया है और इसे बीजेपी की ओर से दबाव में दिया गया बयान बताया गया है। तो ये तो बात रही जम्मू एंड कश्मीर की। वही हरियाणा में भी वोटों की गिनती का काम कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा का इस बार हरियाणा की जनता ने किस पार्टी या किस गठबंधन को चुना है। आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं और बीजेपी लगातार 10 सालों से वहां सरकार में बरकरार है। पिछले बार उसने जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाया और इस बार भी जो नायाब सिंह सैनी हैं वो भी सरकार चला रहे। उन्होंने अपना ऑलरेडी बहुमत साबित कर दिया था, जब हालांकि जेजेपी के विधायकों ने जब समर्थन वापस ले लिया तो उसके बाद उन्होंने मार्च में अपना बहुमत साबित कर दिया था। और चुनाव के ठीक 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव जीतकर अभी केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। मोदी के खास मंत्री बताए जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। तो इन सारे के बीच कल का दिन काफी दिलचस्प होगा। राजनीति के मैदान से आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज 7 अक्टूबर है। आज के ही दिन हमास ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया था, रॉकेट लॉन्चरों से अटैक किया था और हमास के कई लोग इजरायली
सीमा में घुस गए थे, कई लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया था, कई लोगों को मार दिया था। तो ऐसे में आज भी इजराइल पर बहुत सारे अटैक किए गए हैं, लेबनान की तरफ से और हिजबुल्ला की तरफ से और हमास की तरफ से। ऐसी खबरें वहां से आ रही है और इजराइल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है उनको जवाब देने में। वो भी बताना चाहता है कि जो भी आतंकवाद के जरिए उसके देश में हस्तक्षेप करेगा वो उस देश को अपना दुश्मन मानेगा। और इस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थिति बेहद ही खराब है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, न तो इजराइल वाले युद्ध के लिए और ना ही रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी भी होगी और जो सेकंड T20 मैच होने वाला है दिल्ली में 9 तारीख को, उसकी भी खबर हम अपने चैनल पर आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल बटन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।